हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और आज हम सॉलिड सीरीज के एपिसोड 199 को हिंदी में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू होती है और हमें सी गॉड हॉल दिखाया जाता है, जहां पर सातों ग्रैंड सी मास्टर्स तैंग सैंग के 7 ट्रायल के लिए उसका वेट कर रहे होते हैं। जब सातों श्रेक सी गॉड हॉल पहुंचते हैं तो वे ग्रैंड सी मास्टर्स को ग्रीट करते हैं। इस पर सभी ग्रैंड सी मास्टर्स उनकी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, फिर अपनी पावर को मर्ज करके सी गॉड हॉल के दरवाजे को खोलते हैं। इसके बाद वे सभी को बताते हैं कि हाइशन हॉल एक पवित्र जगह है और कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। केवल 7 ट्रायल वालों को ही सी गॉड हॉल के अंदर जाने की अनुमति है, अन्य सभी को बाहर रुककर प्रतीक्षा करनी होगी। इसके बाद ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर तैंग सैंग, जावू और निंग रोंग रोंग को लेकर सी गॉड हॉल के अंदर जाने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें स्पिरिट हॉल दिखाया जाता है, जहां पर बेबी दोंग खड़ी रहती है और हुईलिना उसे युद्ध से जुड़ी जानकारियां देती है। वो बताती है कि जियांगलाओ एम्पायर का जनरल दाई वाईशी है और जिसने अपनी सेना की मदद से हुआन एम्पायर के 2 जरूरी खदानों वाले शहर को हथिया लिया है और तियानदाओ एम्पायर ने भी उनके एक जरूरी हिस्से पे कब्जा कर लिया है। वो बताती है कि इस युद्ध में हुआन एम्पायर के लगभग 1500 सैनिकों की टुकड़ी को खो दिया है। यह सुनकर बेबी दोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि माइनिंग किसी देश की फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी चीज़ होती है और वैसे भी वुहान एम्पायर में खनिजों की बहुत कमी है और आखिरकार हाल ही में वुहान एम्पायर ने सभी चीज़ों को बदल दिया था। वो बताती है कि उनकी अभी की मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है कि तियांगदाओ और जियांगलाओ के बीच जो सेना का गठबंधन हुआ है वो भी उनके लिए खतरा नहीं बन सकते, लेकिन अभी जो लॉस उन्हें हुआ है उसकी वजह से ये उनके पहले की सभी प्रयासों को बर्बाद कर सकता है। अब हुईलिना बेबी दोंग को गुस्सा न होने को कहती है। वो कहती है कि वो अभी तुरंत शहर के गार्ड सोल मास्टर्स को उनकी भूमि को दोबारा कब्जा करने के लिए भेजेगी। इस पर बेबी दोंग हुईलिना से कहती है कि वो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए सब पर राज करना चाहती है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी उसके मार्शल सोल एम्पायर के विकास में रुकावट ना बने। इसके बाद बेबी दोंग हुईलिना को आदेश देते हुए कहती है कि 3 दिनों के बाद उसकी सारी सेनाओं को इकट्ठा किया जाए। हुईलिना इस आदेश का समर्थन करती है और वहां से चली जाती है। अब हमें बेबी दोंग के 2 मार्शल सोल को दिखाया जाता है और बेबी दोंग कहती है कि क्योंकि उसकी सैन्य तैयारियां इसी दिन के लिए थी, इसलिए अब सारे महाद्वीप पर अब उसका शासन होगा। अब सीन चेंज होता है और हमें सी गॉड हॉल दिखाया जाता है, जहां पर तैंग सैंग, जावू और निंग रोंग रोंग सी गॉड हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर तैंग सैंग की माथे की ट्राइडेंट फ्लैश करने लगती है और तैंग सैंग को महसूस होने लगता है कि उसकी माथे की ट्राइडेंट और सी गॉड हॉल के ट्राइडेंट में कुछ संपर्क हो रहा है। इसके बाद हमें बोसाक्जी को दिखाया जाता है जो प्रे कर रही होती है। अब तैंग सैंग वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वे सबसे पहले बोजाक्जी की सहायिका को ग्रीट करते हैं। वो उनकी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करती है और बताती है कि हेड फ्लेमेन यानी कि बोजाक्जी उनका बहुत समय से इंतजार कर रही है। इसके बाद वो सी गॉड हॉल की पावर के यूज करके तीनों को सी गॉड के ट्राइडेंट के पास पहुंचा देती है। तैंग सैंग को फील होता है कि सी गॉड हॉल के अंदर की महक गहरी, गुप्त और अच्छा महसूस कराने वाली है। अब वे ऊपर के महल पे पहुंच जाते हैं जहां पर बोजाक्जी प्रे कर रही होती है। वहां पहुंचकर बोजाक्जी के पास जाते हैं और फिर सी गॉड के ट्राइडेंट को देखते हैं जिसमें से एक डिवाइन ऑरा निकल रही थी। अब फाइनली तैंग सैंग ने सी गॉड के मैजिकल वेपन यानी कि सी गॉड के ट्राइडेंट को देख लिया था। इसके बाद एक बड़ी सी ऑरा निकल कर आती है और तैंग सैंग को छूती है, जिसके बाद तैंग सैंग को ट्राइडेंट के पास सी गॉड की स्पिरिचुअल पावर होने का एहसास होता है। अब तैंग सैंग अपने माथे की ट्राइडेंट मार्क को छूता है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहां पर उसे सी गॉड की परछाई दिखाई देती है, जो कि तैंग सैंग से कहती है कि अब से तैंग सैंग की गॉड बनने तक की सारी ट्रायल्स सी गॉड ही देखेंगे। अब फिर बोजाक्जी तैंग सैंग को आवाज देती है और तैंग सैंग रियलिटी में आ जाता है। फिर तैंग सैंग को पता चलता है कि बोजाक्जी को सी गॉड और उसके बीच जो बात हुई थी उसके बारे में कुछ ही पता नहीं चला। फिर तैंग सैंग उन्हें कुछ नहीं बताता। अब बोजाक्जी तैंग सैंग से कहती है कि 7 ट्रायल के शुरू होने से पहले वो उसे सी गॉड की स्टोरी बताना चाहती है। इसके बाद बोजाक्जी घूमती है और अपनी पावर से एक साउंड प्रूफ वॉल बना देती है। अब वो तैंग सैंग से कहती है कि क्या वो जानता है कि समुद्र कितना बड़ा है। वो बताती है कि ये समुद्र डाल्वो कॉन्टिनेंट से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से समुद्र में जमीन की तुलना में ज्यादा प्राणी पाए जाते हैं। इसके बाद वो आगे बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र में रहने वाले समुद्री जीव अपनी पावर बढ़ाने के लिए समुद्र में युद्ध कर रहे थे। ये युद्ध समुद्र में रह रहे अलग अलग प्रजातियों के बीच हो रही थी, जिस वजह से अनगिनत समुद्री प्रजातियां घायल हुए और मारे गए।
पर कोई भी इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता था। पर फाइनली एक दिन ऐसा आ गया जब एक टैलेंटेड लेवल 99 का ओशियन सॉल मास्टर सामने आया। उसके पास एक ट्राइडेंट थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के कोने कोने में यात्रा करके बिता दी। उसने बहुत सारे समुद्री युद्धों को रोक दिया और सभी समुद्री जीवों की जान बचाई। ये बात सुनकर तीनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर तैंगसेंग कहता है कि इसी वजह से वे समुद्र के देवता बन गए। क्योंकि तैंगसेंग ने सही अंदाजा लगाया था, इसलिए बोसैक्सी उसे आगे बताती है कि दसियों हजारों समुद्री सोल बीस्ट और सोल मास्टर के भरोसे और विश्वास के कारण पावर ऑफ ट्रस्ट बनी, जिसकी वजह से वे लेवल 100 में पहुंच गए और समुद्र के देवता बन गए। देवता बनने का ये सबसे मुश्किल तरीका है। अब निंग रोंगरोंग बोसैक्सी से पूछती है कि पावर ऑफ ट्रस्ट के अलावा क्या कोई और रास्ता है जिससे कि एक देवता बना जाए। अब बोसैक्सी इसका जवाब देते हुए कहती है कि जैसे जैसे सोल मास्टर लेवल 100 तक पहुंचते हैं वैसे ही वे गॉड बन जाते हैं, पर लेवल 99 से लेवल 100 तक पहुंचने में 1000 सालों का समय लगता है और इंसान इतनी लंबी जिंदगी नहीं जी सकता। पर यहाँ पर एक शॉर्टकट भी है और वो शॉर्टकट है गॉड हेरिटेज, यानी कि किसी देवता की विरासत को पाना। मतलब एक बड़े देवता की स्वीकृति प्राप्त करके उनकी पद का वारिस बनके गॉड बना जा सकता है। अब जावू तैंगसेंग से कहती है कि इसका मतलब ये है कि तैंगसेंग को समुद्र के देवता ने पहले ही अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एंजल हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर कियान रेंजू अपना 7 ट्रायल दे रही होती है। यहाँ पहुंचकर कियान दोलवो भी कियान रेंजू को एंजल गॉड की कहानी बताता है। वो कहता है कि क्या वो जानती है कि कैसे एंजल गॉड बनी। इस पर कियान रेंजू पूछती है कि क्या वो पहले से गॉड नहीं थी। इस पर कियान दोलवो से बताता है कि एंजल भी गॉड बनने से पहले एक आम इंसान थी। पहले जब लोग पाप और रोग से ग्रसित थे तब एंजल ने दुनिया से पाप और रोग को दूर करने के लिए अपनी पवित्र तलवार का इस्तेमाल किया। तब फिर जाके लोग अंधकार से आजाद हुए और उनका पुनर्जन्म हुआ। एंजल ने सभी लोगों के विश्वास को पाया और गॉड बन गई। लेकिन यह अफसोस की बात है कि अब तक दुनिया के बचे हुए शेष पाप अभी भी गुप्त रूप से अपनी शक्तियां जमा कर रहे हैं ताकि वो फिर से उन्हें अंधेरे में खींच ले जाएं। वो बताते हैं कि एंजल गॉड ने जो पवित्र तलवार पीछे छोड़ी है वह एंजल ट्राइब्स के लिए उनके सम्मान की रक्षा करने की आशा से छोड़ी है। इसके बाद वे कियान रेंजू से कहते हैं कि यह उसकी 7वीं ट्रायल है, अब उसे जाकर ये पवित्र तलवार को निकालनी होगी। इस पर कियान रेंजू कहती है कि वो निश्चित रूप से एंजल गॉड की पवित्र तलवार को बाहर निकाल लेगी और दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगी और अपने एंजल ट्राइब्स के सम्मान की रक्षा करेगी। अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें सी गॉड हॉल दिखाया जाता है, जहां बोसैक्सी जावू को बताती है कि उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। इसी कारण से तैंगसेंग को सी गॉड ने चुना और उसे 9 टेस्ट दिया है। एक बार जब तैंगसेंग सी गॉड की 9 टेस्ट को पास कर लेगा तो वो सी गॉड का वारिस बन जाएगा और फिर तैंगसेंग एक नया सी गॉड बन जाएगा और फिर वो समुद्र के सारे जीवों पर शासन कर पाएगा। ये सुनकर जावू और निंग रोंगरोंग खुश हो जाती है और फिर तैंगसेंग कहता है कि वो निश्चित रूप से सी गॉड की ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेगा और सभी की ख्वाहिशों पर खरा उतरेगा। फिर बोसैक्सी कहती है कि अब तैंगसेंग को सी गॉड की असली परीक्षा देनी है। उसे बस सी गॉड के ट्राइडेंट को बाहर ही नहीं निकालना बल्कि उसे इस ट्राइडेंट को यूज करने की स्वीकृति भी लेनी है। अब तैंगसेंग बोसैक्सी से पूछता है कि क्या सच में उसे इसकी स्वीकृति लेनी होगी। इस पर बोसैक्सी उसे हाँ कहती है। अब तैंगसेंग कहता है कि वो ये जरूर कर लेगा। इसके बाद वो सी गॉड के ट्राइडेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हमें कियान रेंजू को दिखाया जाता है, जो कि अब एंजल के पवित्र तलवार के पास पहुंच चुकी थी। वो तलवार देखने में बहुत खूबसूरत थी और ये देखकर कियान रेंजू को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और कियान रेंजू कहती है कि शायद ये कोई भ्रम थी। यह कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी दोबारा से एक लड़की की आवाज आती है जो कह रही होती है कि जितना अधिक तुम प्रकाश का पीछा करोगी उतना ही अधिक संभावना होगी कि तुम प्रकाश में जल जाओगी। अब कियान रेंजू पूछती है कि वो कौन है, पर तभी कियान रेंजू की हाथ उस पवित्र तलवार से चिपक जाती है और कियान रेंजू उस पवित्र तलवार से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। पर इसी बीच में कियान रेंजू का खून गिरने लगता है।
तभी फिर से उस लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि वो देख सकती है कि रोशनी से ही अंधकार का जन्म होता है। अब उस जगह के निचले हिस्से में अंधकार छाने लगता है। ये देखकर कियान रेजू कहती है कि तुम जो को भी हो बहुत डरपोक हो, अगर हिम्मत है तो बाहर निकलो और सम्मान के साथ मुझसे सामना करो। ये सुनकर वो लड़की दोबारा से कहती है कि वो इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और अब आखिरकार हम मिल ही गए। अब वो लड़की पवित्र तलवार के पास आ जाती है और कियान रेजू को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अंधकार रोशनी को निगल जाती है। अब यहाँ पर काला धुआं छाने लगता है और फिर वो लड़की कियान रेजू के पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि वो जिस रोशनी की कामना करती है वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। अब कियान रेजू उसे पीछा छुड़ाते हुए कहती है कि रोशनी है या नहीं यह मानना उसके ऊपर है। अब कियान रेजू नीचे गिर जाती है और फिर वो लड़की भी धुएं से बाहर आने लगती है। पर तभी अचानक कियान रेजू को पता चलता है कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल उसी की तरह है। अब वो सोचती है कि क्या वो लड़की उसकी 7 ट्रायल की एग्जामिनर है। अब वो लड़की कियान रेजू से कहती है कि अब खेल शुरू होता है। अब यहाँ पर पवित्र तलवार की प्लेटफॉर्म घूमने लगती है और इसका एक हिस्सा अंधकार में चला जाता है। ये देख कियान रेजू अपना तलवार उठाती है और अपने हमशक्ल पर हमला करने लगती है। अब दोनों में जबरदस्त वाली फाइट देखने को मिलती है, पर कियान रेजू की हमशक्ल उस पर भारी पड़ रही होती है। अब लड़ते लड़ते कियान रेजू अंधेरे हिस्से में पहुंच जाती है और पाती है कि वो अंधेरे हिस्से में नहीं लड़ पा रही है। फिर कियान रेजू जल्दी से वहां से निकल जाती है और अपना 5th सोल स्किल सीक्रेट स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, पर कियान रेजू की हमशक्ल भी सीक्रेट स्वॉर्ड का अटैक उस पर कर देती है और इस अटैक को न्यूट्रल कर देती है, पर उसकी अटैक पावर कियान रेजू के अटैक पावर से ज्यादा होती है। फिर कियान रेजू की हमशक्ल उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। अब फिर कियान रेजू उससे दूर हटकर रोशनी में चली जाती है और खुद से कहती है कि पवित्र तलवार की प्लेटफॉर्म दिन और रात में बदल गई है, पर वह अंधकार में नहीं उड़ पा रही है। और फिर वो अंदाजा लगाती है कि अगर वो अंधकार में नहीं उड़ पा रही है इसका मतलब ये है कि उसकी हमशक्ल रोशनी में नहीं उड़ पाएगी और कमजोर हो जाएगी। अब वो सोचती है कि कैसे भी करके उस हमशक्ल को रोशनी की तरफ लाना होगा, पर कियान रेजू की हमशक्ल उसकी सोच को पढ़ लेती है और अपने 6 विंग को निकालकर कहती है कि उसे ये बिल्कुल कोशिश करके देख लेना चाहिए। अपने हमशक्ल के 6 विंग को देखकर कियान रेजू समझ जाती है कि उसकी हमशक्ल एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है और शायद उसकी लेवल 95 से ऊपर की है। अब सीन चेंज होता है और हमें सीगॉड हॉल दिखाया जाता है, जहां पर तांग सैंग सीगॉड की ट्राइडेंट के पास पहुंच जाता है, पर तभी वहां से नीचे गिरकर समुद्र के पानी में चला जाता है और फिर उसे समुद्र के अंदर सीगॉड की एक मूर्ति दिखाई पड़ती है जो कि आकार में बहुत बड़ी होती है और उसके हाथ में सीगॉड की बड़ी सी ट्राइडेंट भी होती है। अब तांग सैंग उस ओर जाने लगता है और उसे पता चलता है कि यह मूर्ति समुद्र में बहुत गहराई में है और यह बहुत भारी भी है। तांग सैंग को पता चलता है कि ये ट्राइडेंट हाइशन माउंटेन के बिल्कुल बीच में है और यह पूरा माउंटेन इस पर टिका हुआ है। ये कहकर अब तांग सैंग उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है और फिर अपने जुआन यू हैंड से उस ट्राइडेंट को छूने की कोशिश करता है, पर तभी तांग सैंग को यह बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है। लगता है कि उसने किसी लावा को छू लिया हो। अब तांग सैंग वापस से सीगॉड हॉल में पहुंच जाता है और उसके सामने 10 फुट लंबी सीगॉड की ट्राइडेंट होती है। तांग सैंग को पता चल जाता है कि उसकी जुआन यू हैंड का इस ट्रायल में कोई काम नहीं है और उसे ऐसा लगने लगता है कि सीगॉड चाहते हैं कि इस ट्राइडेंट को निकालने के लिए तांग सैंग अपनी खुद की पावर का यूज करे। ऐसा सोचकर तांग सैंग सीगॉड के ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे निकालने की कोशिश करता है। इस ट्राइडेंट को निकालने में तांग सैंग इतना ज्यादा ताकत लगाता है कि उसे दर्द होने लगता है और उसे ऐसा लगता है मानो उसकी आत्मा में आग लगने वाली हो। अब तांग सैंग खुद से कहता है कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। यदि आज वो इस हथियार को नहीं निकाल पाया तो वह इस ट्राइडेंट को रखने का अधिकार शायद खो देगा। ये सोचकर तांग सैंग और ज्यादा कोशिश करने लगता है और अब तांग सैंग को यह ट्राइडेंट गर्म लगने लगती है। अब ये गर्मी पूरे ट्राइडेंट में फैलने लगती है और फिर ये तांग सैंग के हाथ में भी पहुंच जाती है, पर तांग सैंग की मजबूत शरीर भी इस गर्मी को नहीं रोक पा रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी सोल पावर बिना किसी कारण से व्यर्थ हो रही हो। तांग सैंग को इतना ज्यादा प्रयास करते हुए सभी उसे देखने लगते हैं और फिर निंग रोंग रोंग तांग सैंग की पावर को बूस्ट करने लगती है और फिर जावू तांग सैंग के लिए चिंता करने लगती है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।